आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इससे पहले हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया। तो देखिए यहां मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इसको हम ई इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे इंडक्टिव को आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक को ई इफेक्ट। तो इसकी मेन मेन बातें ध्यान रखनी। ये होता है कैसा, ये होता है टेम्परेरी इफेक्ट। बाकी सारे के सारे परमानेंट इफेक्ट थे। इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब परमानेंट इफेक्ट। केवल यही एक ऐसा है जो टेम्परेरी इफेक्ट। तो पहले तो ये ध्यान रख लें, इट्स अ टेम्परेरी इफेक्ट। दूसरा, जब ये स्टार्ट होता है, मान लो ये ऐसे स्टार्ट होता है, तो इसके लिए अनसैचुरेशन होना जरूरी है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जबकि इंडक्टिव किस में होता था, याद करो, सैचुरेटेड कंपाउंड सिंगल बॉन्ड में। तो ये क्या होगा, ये रिवर्सेबल होता है नेचर में। और जैसे ही कोई बीच में अटैकिंग रिएजेंट आप लेंगे, अटैकिंग रिएजेंट, उसकी बिना इच्छा के ये चलता नहीं। इसीलिए टेम्परेरी। मतलब जब तक कार में आप चाबी नहीं लगाओगे चलेगी नहीं, चाहे 1 करोड़ की कार हो। तो इसमें रिएक्टेंट में, इसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं, इसमें जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं लगाओगे आप तब तक चलेगा नहीं, है ना। तो जैसे ही आप इसमें अटैकिंग रिएजेंट डालोगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड उठकर इधर आ जाए। यहां सिमेट्री है, इधर भी आ सकता है, इधर भी। तो आप देखोगे यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर आपने अटैकिंग रिएजेंट हटा दिए तो द्वारा से ये सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाए। तो दूसरा पॉइंट यही है, इट इज ब्रॉट इनटू प्ले एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं डालोगे प्ले नहीं करेगा, चलेगा। और अगर आपने अटैकिंग रिएजेंट हटा लिया तो समझ लेना ये ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में रीस्टोर हो जाएगा, वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इट इज ब्रॉट इनटू प्ले एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट डालोगे तो चलेगा, एज सून एज द अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव। अगर आपने अटैकिंग रिएजेंट हटा लिया तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लौट आएगा, इसीलिए रिवर्सेबल। समझ में आ रहा है। तो इसका नेचर कैसा होता है, रिवर्सेबल नेचर होता है। ये तीसरा पॉइंट, इट इज रिवर्सेबल इन नेचर। उसके बाद आपने चौथा पॉइंट पढ़ लिया है कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफेरेंस होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो पाई बॉन्ड है, सिग्मा पाई, इसमें से पाई बॉन्ड जो है उसका कंप्लीट ट्रांसफेरेंस होता है। अब बताऊंगा आपको, ये 2 टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का था, ये भी 2 टाइप का है। पहला, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम ई पॉजिटिव भी कहते हैं। और दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम ई माइनस बोलते हैं। पहचानेंगे कैसे, देखिए। पहचानने का आसान तरीका है, मान लीजिए आपके पास ये लिखा है और इसमें आपके पास ये लिखा हुआ। तो अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन दिखाई दे जाए या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन दिखाई दे जाए तो समझ लेना पॉजिटिव। और अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन ना हो, अलग अलग चीज हो, तो समझ लेना नेगेटिव। बस इतनी सी बात है। तो होगा क्या, देखिए। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट डालूंगा तो ध्यान रख लो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डायरेक्शन डिसाइड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप ये बताएं, डबल बॉन्ड को देखो, इसके इधर 2 कार्बन है, इधर 1 है।
तो बताओ, 2 कार्बन वाला प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देता है, या एक वाला 2 वाला? या अगर लेमन स्टाइल में बोले, डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है, इधर 1 है, तो डबल बॉन्ड को जो धक्का मारेंगे वो 2 कार्बन ज्यादा मारेंगे या 1? 2। तो ये आप देखोगे ये ऐसे हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो पॉजिटिव का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल होना चाहिए, है ना? जैसे मैं मान लो एक एग्जाम्पल और ले लू, मान लो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ, इधर डबल बॉन्ड के 2 कार्बन है, इधर 3, तो 3 वाला क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन धक्का मारे, तो ये यहां है। तो इसका डायरेक्शन डिसाइड करता है कौन? इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर कार्बन के संग कार्बन ना हो, डबल बॉन्ड के बीच में इधर उधर चीज सेम ना हो, तो कहलाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें क्या होता है जी, बताइए, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या सी? ओ। तो ये पेयर को अपनी तरफ खींच दो, बस छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं इसके ऊपर, ये बन जाए। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो आप समझ रहे थे। पहली बात तो इसके 4 पॉइंट ध्यान रखिए, ये टेम्परेरी होता है, बिना रिएजेंट की मर्जी के चलता नहीं, रिएजेंट हटा दोगे तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगा, इसका नेचर रिवर्सेबल है, और चौथा, इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंस होता पाई में, इसका ये लिखो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं बेटे, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। अब हम आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताएंगे। देखिए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, इसके 3 नाम होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या बेकर एंड नाथन इफेक्ट। क्योंकि इसकी डिस्कवरी बेकर एंड नाथन ने करी, इसलिए इसका नाम बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी होगा। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों होता है, ये अभी बताते हैं हम आप। देखिए, तो पहली बात तो हमें ये ध्यान देना है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसके बारे में समझिए। देखिए, लिखना नहीं, पहले समझ लो, सब लिखा हुआ। जैसे आपके पास एग्जाम्पल ले लिए, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, मतलब इसमें क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बगल में जो आ रहा है ये है एल्फा कार्बन, इस पर जो H प्रेजेंट होते हैं इन्हें एल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्या होगा, देखिए, sp2, जबकि आप जानते हो S के संग 3 p जुड़ सकते हैं 2, इसका मतलब एक वैकेंट p ऑर्बिटल है ना? तो होगा क्या कि ये चाहेगा कि मैं इसका जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, एक कम रह गया है, उसको भर दूं। तो ये वाला जो आप देख रहे हो बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको हटा दूं, ये बॉन्ड जो है एल्फा वाला, ये यहां शिफ्ट हो जाए, और ये बॉन्ड इधर आए। बताइए, ये कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है? तो ये जो कॉन्जुगेशन हो रहा है इसके अंदर, ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। तो जो आप देख रहे हो सिग्मा और पाई के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, आप जानते हो, रेजोनेंस। और नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा, सोचिए, तो कंडीशन ये दिखाई देगी आपको, ये वाला H अलग हो जाए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां बॉन्ड चला जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो यहां जो बॉन्ड था वो आपने देखा हट गया, इसकी वजह से इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रहा क्योंकि कॉन्जुगेशन है, और बॉन्ड हट गया, इसलिए इसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब सोचिए, ये एल्फा कार्बन है ना?
ये सेटअप जो दिखाई दे रहा है sp2 के बगल में कार्बन दिखाई दे रहा है अल्फा, इस पर जितने भी H हैं उतने आप देखोगे आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये फंडा याद रखिए कि नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से माइग्रेशन हो। अब ये सोचिए, जो यहां से हो रहा है ये भी तो एल्फा है, ये भी तो एल्फा है, यहां से भी तो हो सकता है। तो मान लो यही काम इधर से हो जाए तो क्या दिखाई देगा, सोचिए। मान लो इधर से हो गया तो ये वाला बॉन्ड हट जाए, और अगर मान लो यहां से हो जाता तो आपको ये दिखाई दे। तो जितने भी sp2 कार्बन के बगल में जो होता है अल्फा कार्बन, उस पर H प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन है आप देख रहे हो उतनी बार यहां से बॉन्ड हट रहा है, यहां से, यहां से और यहां से। ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बन गए। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बनते। ठीक है, तो देखिए यहां लिख लो पहला पॉइंट, ये सी एच सिग्मा बॉन्ड, जो सी और एच के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, आर इन कॉन्जुगेशन टू पाई बॉन्ड या पी ऑर्बिटल। ये पाई ऑर्बिटल के संग क्या है, कॉन्जुगेशन है। इस वाले को ले लो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसका, इसके संग क्या है, कॉन्जुगेशन। तो कह रहा है ये जो कॉन्जुगेशन है इसको सिग्मा सी एच कॉन्जुगेशन या एक्सेसिव कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन, तीन तीन नाम है इसके। तो कॉन्जुगेशन जिसमें होता है आपने पढ़ा है, वो रेजोनेंस शो करता है। क्योंकि इसमें बॉन्ड का रिमूवल हो गया है, देखिए बॉन्ड हट रहा है तीनों बार, तो इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरा, अब आप ये समझ लो कि किस किस में मिलता है, इसकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कैसे करते हैं, कितने टाइप का होता है, तो वो आपको अभी मैं कंडीशन बताता हूं। लिखिए, देखिए तो कंडीशन ये है, पहले आप ये समझ लो कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये 3 टाइप का होता है जर्नल। देयर आर 3 टाइप। कौन कौन सा, पहला आप देखोगे सी डबल बॉन्ड सी, इसके बाद जो सी दिखाई दे रहा है ये sp2, इसके बगल वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और उस पर जो H होती है वो कहलाती है क्या, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यही शो करते हैं क्या, रेजोनेंस। तो ये sp2 कार्बन होना चाहिए, और उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पर H का कम से कम एक H का होना जरूरी है। ये देखो, ये देखो, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिड कार्बन, है ना। जैसे दूसरा टाइप देखो, आपके पास ये देखो, तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। तो sp2 के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, उस पर मिनिमम एक H का होना जरूरी। तो सेटअप कैसा कैसा बनेगा, एक तो डबल बॉन्ड sp2 उसके बगल वाला कार्बन, या कैटाइन के बगल वाला कार्बन, या ऐसा हो जाए कार्बन पर फ्री रेडिकल डॉट। तो जब फ्री रेडिकल होता है तो इसमें कार्बन की कमी होती है, आप जानते हैं, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा। तो वो कह रहा है कंपाउंड में कम से कम एक sp2 हाइब्रिड कार्बन हो। वो कौन कौन, एल्कीन भी हो सकता है, कार्बोकैटाइन भी हो सकता है, और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। 3 कैटेगरी।
दूसरी कंडीशन ये है कि जो अल्फा कार्बन है sp2 के बगल में, उस पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। जो भी sp2 के बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, उस पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, बस ये कंडीशन। अब मैं आपको बना बना के दिखाऊंगा स्ट्रक्चर, 3 टाइप का जो होगा। तो पहले आप ये लिख लीजिए, देख लीजिए। देखो मैं ये बता रहा हूं आपको। तो पहला हम लेंगे कौन सा, C डबल बॉन्ड, ये वाला। ये sp2 है, इसके बगल में अल्फा कार्बन है, इस पर H दिखाई दे रहा है। और ये फंडा ध्यान रख लेना, जितने हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बनेंगे जितने उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेके बताता हूं, पेपर में ये लिखा गया है कि ये 2 ब्यूटीन है और ये 1 ब्यूटीन, या ब्यूट 2ईन है, ब्यूट 1। बताओ इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है। तो अभी आपने पढ़ा था C डबल बॉन्ड C के बाद जो कार्बन होता है वह अल्फा होता है। तो देखो C डबल बॉन्ड C के बाद अल्फा कार्बन, या इधर आ जाओ C डबल बॉन्ड C के बाद, इस पर भी 3 H है, इस पे भी, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। मतलब इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बनेंगे। इसमें आ जा C डबल बॉन्ड C के बाद जो कार्बन है वो अल्फा है, इस पर कितने H हैं इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अल्फा देखना। तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बने। हो रहा है क्लियर? तो पहले आप हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बनाना सीख लो, क्योंकि आप पढ़ोगे, अभी बताया जाएगा। यहां लिख देता हूं एप्लीकेशन कि फायदे क्या हैं, क्यों सीख रहे हो इसे। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो उतना ही कम हो। ये 2 फायदे होंगे अगर आप हाइपर कॉन्जुगेटेड सीख। आपसे कोई कहे टू ब्यूट 2ईन और ब्यूट 1ईन, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल, तो आंसर हो गया ये ज्यादा स्टेबल। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसका ज्यादा है, वो इसका ज्यादा। देख दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास ये लिखो, ऐसे 3-4 स्ट्रक्चर बना दिए। और इनमें से पूछा गया आप बताइए हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड कितने कितने। तो C डबल बॉन्ड C के बाद अल्फा, C डबल बॉन्ड C के बाद अल्फा, और इस पर भी 3 H है, इस पे भी, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बने। इसमें देखो C डबल बॉन्ड C के बाद अल्फा, C डबल बॉन्ड भी C के बाद, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, तो सबके पास 3-3 है, तो 12 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। भाई 12 इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, 12 आ रहा है इसमें। फिर आ गई, मान लीजिए ये तो अभी एक जैसी ली मैंने, अभी इसको रहने। अब मान लो आपने क्या करा, यहां पर ये कर दिया, ये लिख दी,
अब बताओ सी डबल बॉन्ड सी के बाद अल्फा, इस पर 3 H है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड। तो इन तीनों में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड होंगे उतने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो। और अगर हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन पूछ, हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन मतलब जैसे ये एल्कीन है, इस पे आपने 1 मोल हाइड्रोजन का रिएक्शन करा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बन जाएगा। तो जो एनर्जी आपको इसे ब्रेक करने में लगानी पड़ेगी 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करने, वो कहलाता है हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन, जो कि स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी लिखवाया है। तो देखिए, अगर मान लो इसकी जगह क्वेश्चन दूसरा बन जाए, मान लो पेपर में कोई ये कह दे कि ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म, तो बताइए सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल? या कोई पूछ ले स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, या हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन किसका ज्यादा है, तो कैसे करेंगे? देखिए, आप जानते हैं मैं इन दोनों को स्ट्रक्चरल फार्मूले से समझाता हूं। सी डबल बॉन्ड सी, अगर दोनों CH3 आपको एक तरफ दिखाई दे जाए तो ये कहलाती है सिस फॉर्म। और अगर दोनों CH3 अपोजिट साइड में दिखाई दे जाए तो कहलाती है ट्रांस। तो आप जानते हो ये दोनों एक साइड में, तो इनमें रिपल्शन क्या होगा? मैक्सिमम। सेम ग्रुप में रिपल्शन ज्यादा हो, तो रिपल्शन ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म की ज्यादा होती है। किससे? सिस फॉर्म से। जबकि आप अगर सी डबल बॉन्ड सी अल्फा कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी अल्फा, तो इस पर अगर आप देखेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बन रहे हैं। इसमें भी वही हो रहा है, अल्फा और अल्फा, इसमें भी 6। अगर ऐसी कंडीशन कभी आ जाए सिस और ट्रांस की, तो ध्यान रखना इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी कम होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। या ऐसे बोल लो ट्रांस का हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन कम होगा, ऐसे भी कह सकते। आ रहा है समझ? देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनते चले जाते हैं इसके ऊपर। अब आपने इसको किससे पढ़ा था? डबल बॉन्ड से। तो मान लो सेकंड टाइप ले लिया आपने, ये लिखा हुआ कैटायन। अब आपसे कोई पूछ ले कौन ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, तो बताइए ये sp2 कार्बन है डबल बॉन्ड, और इसके बगल में अल्फा कार्बन है, इस पर कितने एच हैं? 3। तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। इसमें sp2 के बगल में ये भी है अल्फा, ये भी है, तो 6 बने। इसमें sp2 के बगल में तीनों अल्फा हैं, तो 9 बने। तो जिसमें ज्यादा बनते हैं वो सबसे ज्यादा, तो ये फिर ये फिर। ऐसे ही आप तीसरी फॉर्म ले सकते हैं फ्री रेडिकल वाली। मान लो पेपर में यहां फ्री रेडिकल लिखा हुआ, मान लो ऐसे बना दिया। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसमें बताइएगा तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल, ये फ्री रेडिकल है। तो जिस पर फ्री रेडिकल होता वो होता है sp2, तो उसके बगल में कौन होगा? अल्फा। इस पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है? 3। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड। इसमें sp2 के बगल में ये अल्फा है, इस पर एक ही एच है।
इसमें sp2 के बगल में ये अल्फा, इस पे कोई H नहीं, तो आप कहोगे ये सबसे ज्यादा स्टेबल। तो बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है, बस इसकी तीनों कंडीशन समझ लो क्या है।